Hello everyone, welcome back once again. Lecture number 12 over the permutations. Okay, hope you are able to understand what I will discuss now. अगर मैं पिछली क्लास की बात करूं तो हम लोग जितने भी टॉपिक्स को अभी कवर किए हुए हैं उसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा ये बोर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा होगा। आईआईटी जेईई में ये बहुत कम पूछा जाता है, तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना भी हमने कराया है वो समझ में आया होगा। उसी के आगे फर्दर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक नया टॉपिक ही होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसको हम कवर कर लेंगे आज, और एक या दो क्लास और बचेगी उसको कभी भी हम कवर कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है, और बहुत ही आसान है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कवर करना है इनको। बोर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा ये पूछा जाता है बोर्ड्स वगैरह में, आईआईटी जेईई में तो बहुत कम। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो टॉपिक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसका नाम है सर्कुलर परमुटेशंस। ओके, सर्कुलर परमुटेशंस। ओके, हम लोग परमुटेशंस पढ़ ही रहे हैं। ये कुछ सर्कुलर टाइप का है, कुछ अरेंजमेंट ऐसा मुझे करना है जो एक सर्किल के अराउंड करना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सर्कुलर परमुटेशंस। जस्ट अ टर्मिनोलॉजी, बाकी आपको जो काम है उससे मतलब रखना होता है। तो कुछ लिखते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया डेवलप होगा। अगर मैं सर्कुलर परमुटेशंस की बात करूं, यानी कि हम यहाँ पे भी अरेंजमेंट करने जा रहे हैं, बस एक सर्किल के अराउंड होगा। दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ऑब्लिक में थिंग्स भी लिख सकते हैं, थिंग्स अराउंड ए सर्कल। ओके, अराउंड ए सर्कल। अभी तक जितना भी हम अरेंजमेंट कर रहे थे वो एक रो एक कॉलम में कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो गया, एक सर्कुलर अरेंजमेंट की बात हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को मुझे यहाँ पे अरेंजमेंट कैसे करना है, एक सर्किल के अराउंड करना है। जस्ट ए टर्मिनोलॉजी, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर परमुटेशंस। थोड़ा सा और लिखें तो इसमें क्लियरिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस जो हमसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस is actually is actually counting counting different number of different cyclic orders। ओके, जो ये क्या है समझने का प्रयास करते हैं। हमसे जब भी पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस बता दीजिए, ओके, तो इसमें करना क्या होगा कि एक्चुअली हम काउंट क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट साइक्लिक ऑर्डर्स काउंट करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि देयर आर थ्री लेटर्स। ओके, देयर आर थ्री लेटर्स, वो लेटर्स मैं सिंपल ले रहा हूं, ए बी एंड सी। ओके, ये तीन लेटर्स हमने ले लिए। देन देयर साइक्लिक ऑर्डर्स आर, ओके, देन देयर साइक्लिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं। साइक्लिक ऑर्डर्स अगर हम लोग देखें तो इसमें साइक्लिक ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक साइकिल बना लें यहाँ पे, ओके, एक साइकिल हमने बना लिया, इसमें अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें ए सी को, और इनके साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करें, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ए के बाद क्या आए बी, और बी के बाद क्या आए सी। ओके, दिस इज अ साइक्लिक ऑर्डर। और इसमें और क्या साइक्लिक ऑर्डर हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर मैं दूसरा यहाँ पे एक साइक्लिक ऑर्डर बनाऊं, उसमें क्या हो सकता है। अभी इस पहले वाले साइक्लिक ऑर्डर को आप देखिए, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद ए है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ए के बाद यहाँ पे सी आए और सी के बाद बी आए, तो क्या एक अलग साइक्लिक ऑर्डर है? एग्जैक्टली यहाँ पे एक अलग साइक्लिक ऑर्डर होगा। दूसरा कोई साइक्लिक ऑर्डर बनाने का यहाँ पे प्रयास करिए, देखिए बनता है क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ए के बाद बी हो गया और बी के बाद सी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने ए के बाद सी डाल दिया, अगर ए के बाद हम बी डालने का प्रयास करते तो पहला साइक्लिक ऑर्डर हमें मिल जाता। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ए साइक्लिक ऑर्डर। ओके, दिस इज ए फर्स्ट साइक्लिक ऑर्डर। ओके, ये हमारा कैसा है, फर्स्ट साइक्लिक ऑर्डर है फॉर एबीसी, फॉर एबीसी। ओके, फॉर ए कामा बी कामा सी। इसी तरीके से इसको अगर हम लोग लिखें तो दिस इज द सेकंड साइक्लिक ऑर्डर, दिस इज द सेकंड साइक्लिक ऑर्डर फॉर एबीसी। ओके, और कोई साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप समझिए। अच्छा, अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने तरीके से हम कर सकते हैं। अगर इनके साइक्लिक ऑर्डर्स को हम लिखना चाहें किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो वही ऐसे हो सकता है कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, अगला क्या हो जाएगा,
बी के बाद सी हो जाए, सी के बाद ए हो जाए, अगला क्या हो जाएगा, सी के बाद ए के बाद बी हो जाएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर इस तरीके से चलेगा। ओके, यानी कि 3 पॉसिबल केसेस यहाँ पे बनेंगे इस साइक्लिक ऑर्डर में, एक ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ ऑर्डर्स पे ही बात करना है। इसी तरीके से ए के बाद यहाँ पे सी होगा, सी के बाद बी होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सी के बाद क्या होगा, बी, बी के बाद ए होगा। और अगर हम बी से स्टार्ट कर दे तो बी के बाद यहाँ पे क्या होगा, ए, और ए के बाद क्या होगा, सी। ओके, राइट। तो ये डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, डिफरेंस अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। जैसे साइक्लिक ऑर्डर में हम लोगों ने इनको अरेंज कर दिया। लेकिन अगर केवल साइक्लिक ऑर्डर की बात किया जाए तो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर सिर्फ 2 पॉसिबल है, ए के बाद बी या ए के बाद सी। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी साइक्लिक ऑर्डर दूसरा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि साइक्लिक ऑर्डर की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट साइक्लिक ऑर्डर एंड दिस इज द सेकंड साइक्लिक ऑर्डर। अब थोड़ा सा हम थीम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। यानी कि लेटर्स यहाँ पे हमने 3 यूज किए हुए हैं और साइक्लिक ऑर्डर कितना बन रहा है, 2। दैट मीन्स कि सर्कुलर परमुटेशंस की अगर हम बात करें, यानी कि इतने नंबर ऑफ 2 साइक्लिक ऑर्डर में इतने तरीके से हम अरेंज कर पा रहे हैं। ओके, यानी कि अगर सर्कुलर परमुटेशंस की बात करें, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा दिया कि सर्कुलर परमुटेशंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली काउंटिंग नंबर ऑफ डिफरेंट साइक्लिक ऑर्डर। जब भी हमसे सर्कुलर परमुटेशन पूछा जाएगा तो हमें क्या करना रहेगा, नंबर ऑफ डिफरेंट साइक्लिक ऑर्डर्स को यहाँ पे काउंट करना होगा। तो थोड़ा सा इसके थीम को समझते हैं और लिखते हैं, एक फार्मूला को डेवलप करते हैं जिससे क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो देयर आर only 2 cyclic orders। ओके, only 2 cyclic orders। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 लेटर्स के लिए कितने साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, only 2 साइक्लिक ऑर्डर्स। तो हियर अगर मैं थोड़ा सा और इसको लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हियर 3 लेटर्स वो कौन कौन थे, ए बी सी, ए बी एंड सी। ओके, ए बी एंड सी, देयर साइक्लिक ऑर्डर्स। अगर मैं इसको लिखूं तो देयर साइक्लिक ऑर्डर्स इक्वल टू कितना आया, 3। अगर 3 को 2 आया है, साइक्लिक ऑर्डर इसका कितना आया है, 2। ओके, यानी कि 3 लेटर्स थे तो इसके साइक्लिक ऑर्डर कितने आए हैं, 2। अगर मैं 2 को दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं कि 3 - 1 का फैक्टोरियल और ये इक्वल टू होगा 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू एग्जैक्टली कितना आता है, 2। यानी कि जो अभी हम बेसिक मेथड से यहाँ पे काउंट करके निकाले हैं वो 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसको ये समझे कि ये 3 लेटर्स हैं, ओके, ये 3 क्या है, लेटर्स हैं, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करके उसका फैक्टोरियल निकाल लें तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर आ रहा है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब यहां से एक फार्मूला डेवलप हो सकता है। इस बेसिस पे अगर हम एक फार्मूला लिखने का प्रयास करें तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। ओके, एज ए स्टैंडर्ड अगर मैं लिखूं तो इसको एज ए टूल लिख लेंगे और हम रिमेंबर कर लेंगे, बाद में कभी भी सर्कुलर परमुटेशंस पूछा जाएगा तो हम वो फार्मूला यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्लियर कट में लिखेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स around a circle, around a circle। और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस number of circular permutations of and different things will be equal to n - 1 factorial। ओके, यानी कि अगर n डिफरेंट थिंग्स हैं, ओके, n डिफरेंट थिंग्स हैं और एक साइक्लिक ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया एक साइक्लिक ऑर्डर ले लिया और ये डिफरेंट थिंग्स, जैसे हमने ये मान लिया कि a1 है, a2 है, a3 है, ओके, a4 a5 है, अप टू an है, एंड डिफरेंट थिंग्स हैं और इनको साइक्लिक परमुटेशंस की बात किया जाए तो साइक्लिक परमुटेशंस कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, n - 1 फैक्टोरियल। ओके, यानी कि एक सर्किल के अराउंड अगर इन्हें n थिंग्स को, और सभी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, इनका अरेंजमेंट अगर मुझे करना है तो सीधा एक फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, n - 1 फैक्टोरियल, वेयर n इज द नंबर ऑफ थिंग्स, जो कि कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब इस फार्मूले में आप देखिए जो अभी क्वेश्चन हमने किया है कि देयर आर 3 लेटर्स,
ऑल आर डिफरेंट, ए बी सी ऑल आर क्या है, डिफरेंट है, तो इनका सर्कुलर परम्यूटेशंस क्या हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 3 माइनस वन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एग्जैक्टली 2 आएगा। बेसिक काउंटिंग मेथड से हमने यहाँ पे देखा कि इसके 2 साइक्लिक ऑर्डर पॉसिबल है, 2 साइक्लिक ऑर्डर पॉसिबल है, तो जो कि हम फार्मूला से अब निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे n थिंग्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ वेज दैट इज अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज दैट इज अरेंजमेंट, दैट इज यहाँ पे क्या लिख देंगे, अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट्स। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल। बहुत ही आसान है, आपको ये दिमाग में रखना है, इसी फार्मूले की हेल्प से पूरा क्वेश्चंस निकलता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स, ये डिफरेंट्स होने चाहिए, जितने भी थिंग्स हैं अराउंड ए सर्कल वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो n माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जिससे एक क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो राइट डाउन अ क्वेश्चन। ओके, फाइंड number of ways of arranging 7 guests and one host, 7 guests and one host around a circular table, around a सर्कुलर टेबल। ओके, हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके 3-4 पार्ट कराएंगे, जिससे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्कुलर परम्यूटेशंस में कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, जो जेई में पूछे जाते हैं, अदरवाइज बोर्ड्स में ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ओके, तो बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 7 गेस्ट्स एंड 1 होस्ट अराउंड ए सर्कुलर टेबल, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है, तो मैं बना ले रहा हूं कि मान लिया ये सर्कुलर टेबल है। ओके, और यहाँ पे होस्ट है जिन्होंने ये पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, तो इसको H से डिनोट कर दे रहे हैं, और 7 गेस्ट्स हैं, तो जिसमें मैं G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7। ओके, ये 7 गेस्ट हमने बना लिए हैं, G से लेके G1 से लेके G7 तक, और एक होस्ट है जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हैं। ओके, इनको एक टेबल के अराउंड क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल वे में कितने डेटा है यहाँ पे, और वो डिफरेंट होना चाहिए, उनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने डेटा हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स की बात करें तो नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ डिफरेंट गेस्ट्स की बात करें। ओके, डिफरेंट गेस्ट्स की अगर बात करें इंक्लूडिंग होस्ट, इंक्लूडिंग क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग होस्ट, होस्ट इज ऑल्सो ए गेस्ट। ओके, तो ये n की वैल्यू होगी, ये कितना है 8 है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें या नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, कितना हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान है, दैट मीन्स कि 8 माइनस वन फैक्टोरियल एग्जैक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है 5040। ओके, दिस विल बी द आंसर, यानी कि 5040 इतने ऐसे पॉसिबल वेज होंगे कि इनको एक सर्कुलर टेबल के अराउंड क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। ओके, तो इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस ठीक ठाक आएगा। ओके, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन, find number of ways if two particular guests are always together, ओके। देखिए अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो इसीलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है ताकि आपको क्लियर कट पता चल सके किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सर्कुलर टेबल अभी भी है, और नंबर ऑफ गेस्ट्स की अगर बात करें तो वो 7 है, और एक होस्ट है जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो होस्ट को एज इट इज हम बना ले रहे हैं कि जैसा ये है। ओके, ये होस्ट है, उसके बाद 7 गेस्ट्स हैं, दैट मीन्स कि G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7। ओके, ये 7 हमारे क्या हो गए, गेस्ट हो गए, और एक होस्ट हो गए पार्टी ऑर्गेनाइजर। ओके, तो हमने इसको बना लिया।
अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ टू पर्टिकुलर गेस्ट आर ऑलवेज टुगेदर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो ऐसे गेस्ट्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, टुगेदर होंगे। तो हमने ये मान लिया कि ये जो G1 G2 हैं, ये जो गेस्ट में G1 G2 हैं, ओके मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ये जो G1 G2 हैं ये पर्टिकुलर ऐसे गेस्ट्स हैं, इस पार्टी में जहां भी रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। अच्छा, एक साथ रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, ओके सिंगल 1 यूनिट इसको कंसीडर करेंगे, ओके 1 यूनिट इसको कंसीडर करेंगे। तो अब देखिए अगर इसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे तो सर्कुलर परम्यूटेशंस के अराउंड अगर हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कितने डिफरेंट यहाँ पे थिंग्स हमें नजर आ रहे हैं, 7। क्योंकि G1 G2 एक साथ रहेंगे तो इनको क्या करना है, एक यूनिट कंसीडर कर लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ गेस्ट्स की अगर हम बात करें अभी तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 7 आएगी, क्योंकि G1 G2 ऑलवेज क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस की अगर बात करें, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल, 7 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन आप समझिएगा अगर G1 G2 एक साथ हैं तो कभी G1 इधर आ सकता है, कभी G2 इधर, ये आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकते हैं। ये आपस में अपने प्लेस को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। तो रहेंगे साथ ही में G2 कहां चला जाएगा, G1 के प्लेस पे, G1 कहां चला आएगा, G2 के प्लेस पे। तो इस तरीके से इनके आपस में रीअरेंज होने के कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो सर्कुलर परम्यूटेशंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आती है, 720, ओके, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आती है। तो सिंपल वे में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1440, ओके कितना आ जाएगा, 1440 वेज होंगे, ओके 1440 वेज होंगे। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि जिसको एक साथ रखना है, जितने भी गेस्ट एक साथ रहेंगे उनको सिंगल यूनिट कंसीडर करना है, और सिंगल यूनिट कंसीडर करके हम क्या करेंगे, वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, वो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, बाकी कोई यहाँ पे दूसरा तरीका नहीं यूज करेंगे। और सिंगल यूनिट जैसे ही कंसीडर करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ गेस्ट होगा, अगर 2 है तो 1 कम हो जाएगा, 3 है तो 2 कम हो जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। तो बहुत ही आसान है, ये पुराना लॉजिक है कि जिसको जो एक साथ रहेगा उसको हम सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, ओके। तो एक फार्मूला छोटा सा दिमाग में रखना है और आपको थोड़ा सा यहाँ पे तरीका अपनाना होगा कि जैसे एक साथ रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ ताकि एक क्लियरिटी आ जाए, ओके। राइट ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका थर्ड पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो इसका थर्ड पोर्शन इस तरीके से, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इफ टू पर्टिकुलर गेस्ट्स आर नॉट टुगेदर, ओके। यहां पे ये कहा जा रहा है कि दो पर्टिकुलर जो गेस्ट्स हैं वो कभी एक साथ नहीं रहेंगे, ओके। तो थीम बनाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है कि अगर एक पार्टी का ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे मैंने होस्ट को रख लिया, ओके, और गेस्ट्स को मैं यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7, अभी भी 7 गेस्ट्स हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि दो पर्टिकुलर गेस्ट्स आर नॉट टुगेदर, यानी कि दो ऐसे गेस्ट्स हैं जो एक साथ नहीं रहेंगे, ओके, जो एक साथ नहीं रहेंगे। तो हम ये मान ले रहे हैं कि यही G1 G2 जो ऐसे गेस्ट्स हैं जो एक साथ नहीं रहेंगे, ओके, एक साथ नहीं रहेंगे। तो अभी भी हम क्या करेंगे, इनको एक यूनिट मान ले रहे हैं, ओके, तो एक यूनिट मान ले रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन सोचिए अगर ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो हम ऐसा कर लें कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल दें, ओके, उसमें से जितना ये एक साथ होगा, अगर वो रॉन्ग केसेस को हम एलिमिनेट कर दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, और आसान हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे इनको क्या रखना है, नॉट टुगेदर, हम ये मान लिए कि नॉट टुगेदर, इस पार्टी में ये एक साथ नहीं रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हम अरेंजमेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस, यानी कि नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो यहां पे टोटल अरेंजमेंट पहले निकाल लें और उसमें से रॉन्ग केसेस को क्या कर लें, एलिमिनेट कर दें।
तो यहाँ पे टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 7 + 1 दैट मीन्स कि 7 गेस्ट और एक होस्ट दैट मीन्स कि 8 और 8 - 1 फैक्टोरियल, ये टोटल वेज हो जाएंगे कि सर्कुलर परमुटेशंस निकालने के। इसमें से मुझे क्या करना है, रॉन्ग केस को एलिमिनेट करना है। ओके, रॉन्ग केस को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और वो रॉन्ग केस क्या है, नॉट टुगेदर वाला केस है कि ये एक साथ ना रहें। लेकिन अगर ये एक साथ होंगे, यही तो रॉन्ग केस होगा। एक साथ होंगे तो कैसे होंगे, एक साथ होंगे तो हम इसको क्या करेंगे, एक यूनिट कंसीडर करेंगे, 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पे क्या करेंगे 8 - 1 का फैक्टोरियल, दिस इज द ऑल केसेस। और जब एक साथ ये होंगे, यही रॉन्ग केस होगा, तो इसमें कितना आ जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल, 7 - 1 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये एक साथ रहेंगे तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। G1 का प्लेस G2 ले लेगा या G2 का प्लेस G1 ले लेगा, लेकिन रहेंगे ये एक साथ ही। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल - 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 5040, ओके, -6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720, इंटू कितना लिखेंगे 2, दैट मीन्स कि 5040 माइनस 1440 जो कि पिछले क्वेश्चन का हिस्सा है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 440 और यहाँ से 6 आ जाएगा और 4 - 1 3। ओके, इतने वेज हो जाएंगे, यानी कि इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगे। तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, ये लाइन जो है ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि ये आया क्यों। बाकी तो बच्चों का खेल है, सिंप्लीफिकेशन है, कोई भी कर सकता है। कि नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशंस की अगर हम बात करें तो 8 - 1 फैक्टोरियल, ऑल केसेस। ओके, दिस इज द ऑल केसेस। ऑल केसेस में हमने क्या किया, ऑल केसेस में से हमने सिर्फ रॉन्ग केसेस को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, बाहर कर दिया। और रॉन्ग केस हमारा ये है जब दोनों वो एक साथ। ओके, ओके फाइन, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके फोर्थ पार्ट की तरफ अगर हम मूव करें तो इसका फोर्थ पार्ट कुछ इस तरीके से है, फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड number of ways if two particular guests, if two particular guests are on either sides of host। ओके, यहां पे ये हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ वेज कि अगर कोई दो पर्टिकुलर गेस्ट जो हैं वो होस्ट के अगल बगल में हो, वो होस्ट के कहां पे हो, अगल बगल में हो। तो मैं बना ले रहा हूं कि एक सर्कुलर परमुटेशंस की बात हो रही है, तो यहां पे मैं होस्ट को बना ले रहा हूं और बात ये हो रही है कि दो ऐसे पर्टिकुलर गेस्ट्स हैं जो इस होस्ट के अगल बगल में है। तो हमने ये मान लिया कि G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 7 गेस्ट है वो हमने बना लिया। और दो पर्टिकुलर ऐसे गेस्ट हमने बना लिए हैं जो इस होस्ट के कहां पे रहेंगे, अगल बगल में रहेंगे, इस होस्ट के अगल बगल में रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि G1 लेफ्ट में रहे, G2 राइट में, या G2 को लेफ्ट में रख लें, G1 को राइट में, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये इसी होस्ट के अगल बगल होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस की अगर हम बात करें, ओके, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस की अगर हम बात करें, साइक्लिक परमुटेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसको भी क्या कंसीडर करते हैं, एक यूनिट कंसीडर करेंगे। जिसको एक साथ रहना है उसको एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल कितने हैं 6 यूनिट हैं, तो 6 में से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये सर्कुलर परमुटेशंस आ जाएगा। लेकिन सोचिए कि ये जो होस्ट है, होस्ट के अगल बगल में जो ये पर्टिकुलर दो गेस्ट्स हैं, ये आपस में भी कितने फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं कि G1 का प्लेस G2 ले सकता है, G2 का प्लेस G1 ले सकता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना आता है
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 2 फैक्टोरियल, 5 चौके 20 तिहाई 60 और 2 2 4, तो कितना हो जाएगा 240 वेज। कितने हो जाएंगे 240 वेज हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको लॉजिकल वे में समझना है कि किस तरीके से आपको ये थीम बनाना है और सर्कुलर परम्यूटेशंस को दिमाग में रखना है। बाकी ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक होगा। तो गेस्ट और होस्ट के केस में ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है, बहुत ऑब्वियस है, आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप का इसमें जो क्वेश्चंस आता है सर्कुलर परम्यूटेशंस में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। फाइंड number of ways of arranging 5 boys and 5 girls around a circle such that no 2 girls are together. Okay, no 2 girls are टुगेदर। अच्छा, याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चंस हमने कराया है, कहां पे कराया है, गैप मेथड्स में हमने ये क्वेश्चंस कराया है। ओके, गैप मेथड्स में इसमें मैंने कराया है। तो हमने क्या किया था कि पहले बॉयज को हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं, उनके बीच में जो गैप्स होते थे उनमें गर्ल्स को अगर हम अरेंज करते थे तो हमारा काम हो जाता था। और अगर आपको याद हो तो ये भी याद होगा कि हम रो में जब अरेंज कर रहे थे तो उसमें नंबर ऑफ जो गैप्स आते थे, तो जितने बॉयज होते थे उससे या जितने ऑब्जेक्ट्स होते थे उससे एक ज्यादा इसमें क्या आता था, गैप्स आता था। लेकिन आप देखिए सर्कुलर परम्यूटेशन में थोड़ा सा अलग होता है कि अगर हम बॉयज को उसी सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को एक सर्कल के अराउंड प्लेस करना है, उनको बैठाना है, जहां पे 2 गर्ल्स और नॉट टुगेदर, एक ही केस है कि पहले बॉयज को बैठा दिया जाए और उसके बीच में जो गैप्स होंगे उनमें गर्ल्स को बैठाएंगे तो एक साथ नहीं होंगे। जैसा कि गैप मेथड्स में हमने इसको डिस्कस किया है कि अगर हमने B1 को यहां रखा दैट मीन्स कि बॉय 1, ऐसे ही B2 को यहां रखा दैट मीन्स कि बॉय 2, B3 ओके एंड B4 ओके एंड सिमिलर वे में B5। ओके, ये 5 बॉयज को हमने प्लेस कर दिया, तो गर्ल्स को प्लेस कहां पे किया जा सकता है जो कि टुगेदर ना हो, तो केवल ये प्लेस बचा। ओके, तो यहां पे देखिए वो गैप मेथड ही है कि इनके बीच में गैप, लेकिन आपको दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि जो बॉयज में गैप्स होते थे, जो रो में गैप्स होते थे, उसमें नंबर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट्स 5 है तो गैप्स कितने आते थे, 6 आते थे। लेकिन इसमें जितने थिंग्स होंगे उतने नंबर ऑफ गैप आएंगे। तो गर्ल्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ G1, G2, G3, G4 ओके, G4 और G5। इस तरीके से अगर हम गर्ल्स को यहाँ पे प्लेस करें तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, हमारा काम हो जाएगा और कोई भी गर्ल्स एक साथ नहीं होगी, जो कि ये हमारा कंडीशंस है कि एक सर्कल के अराउंड हमें इस तरीके से इनको क्या करना है, प्लेस करना है। तो इसी तरीके से मुझे प्लेस करना होगा। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक सर्कुलर पाथ पे हम पहले बॉयज को क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करें कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो पहले मैं बॉयज को क्या कर ले रहा हूँ, अरेंज कर ले रहा हूँ। तो बॉयज अगर 5 है तो कितना फैक्टोरियल हो जाएगा, 5 - 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन सोचिए अब गर्ल्स के लिए क्या करेंगे, इन हम गैप्स को, जो गैप्स है सर्कुलर में क्या होता है कि जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ गैप्स होते हैं, और अभी हम रो में जब अरेंज कर रहे थे तो उससे एक सरप्लस, एक 1 यूनिट ज्यादा, यानी कि 5 अगर बॉयज है तो वहां पे 6 गैप्स आता था। तो हम 6 में से 5 गर्ल्स को सेलेक्ट करते थे, उसके बाद उनको 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या करते थे, अरेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे गैप्स कितने, 5, तो 5 से 5 हम इन 5 गैप्स में 5 लड़कियों को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और ये आपस में कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से क्या हो सकते हैं, रीअरेंज हो सकते हैं। तो ये किसके लिए है, फॉर गर्ल्स, ये किसके लिए है, फॉर गर्ल्स, और ये किसके लिए है, फॉर बॉयज, बॉयज को अरेंज करने के लिए। ओके, फॉर बॉयज। तो नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और एक फार्मूला मैंने बताया होगा कि नोट करके यहाँ पे लिख देखते हैं, NC_n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। NC_n की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। दैट मीन्स कि अगर हम इसको देखें
तो जो हमने अभी सेलेक्ट किया है कि 5c5 की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो कितना लिखते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2, ओके। 5 को लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट मीन्स कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 24, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 चौके 20 60 दूंगा 120, कितना आ जाएगा 120, और इसको फर्दर वे में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2880, ओके 2880। तो दिस विल बी द आंसर। इतने क्या हो जाएंगे वेज हो जाएंगे और दिस इज द आंसर, ओके। तो बहुत आसान है, मुझे क्या करना होता है चीज़ों को पहले समझना होता है कि कैसे हमने क्या किया। ये सिंपल मेथड वही है जो हम पिछले क्लास में करते आए हैं कि उनको रो में अरेंज कर रहे थे। बस यहाँ पे क्या होता 6c5 इंटू क्या हो जाता 5 फैक्टोरियल होता, क्योंकि यहाँ पे 6 गैप्स आते, और जो कि अब यही अंतर होता है कि सर्कुलर परम्यूटेशंस में जितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं गैप्स होते हैं। तो बहुत आसान है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, ओके। ओके फाइन, आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि ये भी एक छोटा सा टॉपिक है और पूछा जाता है। एक सिंपल फार्मूला होता है, आपको अगर ये याद है तो आप आसानी से इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ओके। तो लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स, गार्लैंड्स का मतलब होता है फूलों की माला, ओके ओके। ऑब्लिक नेकलेस, नेकलेस गले का हार जिसको बोलते हैं, ओके। नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स, नेकलेस that can be formed using n different flowers, using n different flowers, ऑब्लिक फ्लावर्स को यूज करें, ऑब्लिक डायमंड्स, ऑब्लिक बीड्स, ऑब्लिक पर्ल्स, ओके, will be equal to n minus 1 factorial upon 2 factorial, ओके। सिमिलर वे में अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि n minus 1 factorial upon 2 factorial, this will be also equal to n minus 1 factorial upon 2, ओके। तो जस्ट फार्मूला आपको इसको रिमेंबर रखना है, और इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करा दे रहा हूँ। छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, तो बोर्ड्स वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये होता है कि नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स या निकलेस दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग एन डिफरेंट फ्लावर्स, यानी कि एन डिफरेंट जो मोती हो या डायमंड हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो, उनसे मुझे हमें क्या बनाना होता है माला बनाना होता है, नेकलेसेस बनाना होता है, और डिफरेंट टाइप के बनाना होता है। तो उसके नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस की बात करें, तो सिंपल वे में जो एन डिफरेंट फ्लावर्स या डायमंड्स दिया होता है उसमें एक कम करके फैक्टोरियल लगाते हैं, अपॉन में 2 कर देंगे, एंड दिस विल बी द आंसर, ओके। तो नंबर ऑफ वेज की यहाँ पे अगर हम सिंपल वे में लिखें कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की बात करें, तो सिंपल वे में ये अरेंजमेंट किसके लिए अंडरस्टूड है कि ये जो गार्लैंड्स या ये सब बन रहे हैं उनके लिए है। तो ये हो जाता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, या n-1 का होल फैक्टोरियल अपॉन 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही आती है। तो क्वेश्चंस कैसे उसमें पूछे जाते हैं वो कर लेते हैं ताकि एक क्लियरिटी आ जाए, ओके। बहुत ही बेसिक है, बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि इतने छोटे कॉन्सेप्ट या फार्मूले पे क्वेश्चंस बहुत ही रेयर होता है, बोर्ड्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, ओके। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से आता है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 11 different diamonds, okay, 11 different diamonds can be
कैन बी अरेंज्ड टू मेक ए नेकलेस, टू मेक ए नेकलेस इज। अब एमसीक्यू की बात करें तो इसमें इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से रहता है 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से पूछता है। तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर एन डिफरेंट थिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो डिफरेंट थिंग्स है, जो डिफरेंट डायमंड्स है, यानी कि डिफरेंट डायमंड्स की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, डिफरेंट डायमंड्स, दैट मीन्स कि एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है 11। तो नंबर ऑफ वेज, ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ वेज की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखेंगे 2, दैट मीन्स कि 11 माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 2, बहुत ही बेसिक है, 10 फैक्टोरियल 2 अपॉन 2, दिस विल द आंसर। दैट मीन्स कि अगर एमसीक्यू की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल द करेक्ट आंसर। ओके, बी विल द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा भी पूछ सकता है कि इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में तो हम क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ होती है 3628800, अपॉन में क्या लिखेंगे 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1814400। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 50-50 कर लेंगे। तो नंबर ऑफ वेज की बात करें तो ये ज़्यादातर ऐसे ही पूछा जाता है कि किस तरीके से फैक्टोरियल के फॉर्मेट में जो ऑप्शन दिए होते हैं वो हमारा इसी फॉर्मेट में रहता है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2, वो आपसे कैलकुलेशन कभी भी नहीं पूछेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दिए तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। ओके, तो और एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में किस तरीके से पूछा जाता है कि जो जस्ट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है टर्म्स डायमंड्स, बीड्स, पर्ल या फ्लावर को यूज़ करके ही नेकलेस या गार्लैंड्स बनाए जाते हैं, इसलिए ये शब्द यूज़ किए जाएंगे कि इतने डिफरेंट ये यूज़ हुए हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 8 different beads, 8 different beads can be arranged to form a necklace, to form a necklace। ओके, तो यहाँ पे 8 डिफरेंट बीड्स को यूज किया जा रहा है और इसको यूज करके हमें डिफरेंट नेकलेसेस बनाना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, बहुत ही क्लियर है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सिंपल है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट की अगर बात करें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करें तो n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखेंगे 2, दैट मीन्स कि 8 माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना लिखेंगे 2, दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल अपॉन 2। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू बहुत ही आसान और रिमेंबर भी रहता है लोगों को कि 5040 अपॉन में क्या लिख देंगे 2, सिंपल वे में इसका 50-50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2520। ओके, तो दिस विल द आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और वो हमारा लास्ट क्लास होगा या हो सकता है उसके बाद एक क्लास और लगेगी जो कि काफ़ी ऑब्वियस होगा और उसमें हम लोग कुछ सिमिलर थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से अलग अलग पर्सन्स में कुछ सिमिलर थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कुछ डिजिट ओरिएंटेड होता है क्वेश्चंस, उसको भी देखेंगे। और यही दो टॉपिक्स मुझे लग रहा है छूट रहा है, बाकी कुछ तो मुझे नहीं याद आ रहा है और देखेंगे थोड़ा सा, अगर कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा तो उसको देखेंगे और कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और, डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम इसमें एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ से आप नोट्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एज इट इज़ जैसा क्लास ही चल रहा है। ओके, तो बहुत ही क्लियर है और मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा हमें लग रहा है कि 2 क्लास या 3 क्लास और लगेगी, 2 क्लास लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे प्रोबेबिलिटी पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा टॉपिक होगा और उसमें भी कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, जिसमें 30% या 40% हम बात करें तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का ही रोल होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसका रिवीजन करना इंपॉर्टेंट होता है और ये दोनों टॉपिक्स परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी इंटरकनेक्टेड है क्योंकि क्वेश्चंस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का बहुत फ्रिक्वेंटली वो यूज़ होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।